हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओरेकल डीबी मास्टर्स चैनल में। मेरा नाम है कुमार और मैंने 13 साल से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है वर्किंग एज एन ओरेकल डीबी या ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और इस दौरान मैंने इंस्टॉलेशन, रैक, नॉन रैक, डेटाबेस अपग्रेड, पैचिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग यानी वो सारे टास्क किए हैं जो कि एक डीबी को परफॉर्म करने चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये टास्क अपने जूनियर से परफॉर्म करवाए भी हैं। और मैं इन वीडियोस में अपने इसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को ओरेकल डीबी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस लेवल की नॉलेज जो कि एक 3-4 साल के ओरेकल डीबी के पास होती है। और हमारा ये वीडियो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ। इस इमेज में हम डेटाबेस का मेमोरी आर्किटेक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। डेटाबेस एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्चुअल में डेटा स्टोर होता है। और अगर हम बात करें कि एक्चुअल डेटा स्टोर डेटाबेस के अंदर कहाँ होता है, तो वो स्टोर होता है डेटा फाइल्स के अंदर, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं डेटा फाइल्स को। और डेटाबेस को एक्सेस यानी डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इंस्टेंस की। ये है हमारा इंस्टेंस, विच इज़ अ लॉजिकल या फिर उसे एक वर्चुअल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। डेटाबेस इज प्रेजेंट इन स्टोरेज, यानी हम सिंपल शब्दों में कहें तो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है हमारा डेटाबेस। और इंस्टेंस जो होता है वो लोकेटेड होता है रैम में, जिसे हम कहते हैं मेमोरी। और ये इंस्टेंस बना होता है SGA, PGA और बैकग्राउंड प्रोसेसेस से। SGA, PGA हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस का आधा पार्ट कवर करेंगे और बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो या फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिला के कवर करने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड प्रोसेसेस 2 तरह की होती हैं, मैंडेटरी और ऑप्शनल। मैंडेटरी यानी वो जिनके बिना डेटाबेस काम नहीं कर सकता है और ये हमेशा रन करती रहती हैं। और इन जॉब्स के बंद होने से डेटाबेस के नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाने की उम्मीद है, मतलब वो डेटाबेस नॉर्मली काम नहीं कर पाएगा या फिर डेटाबेस बंद ही हो जाएगा। और ऑप्शनल यानी वो जिनकी ज़रूरत हमें सिर्फ कोई ख़ास फीचर या फिर रिक्वायरमेंट के लिए ही होती है। हमारा डेटाबेस ऑप्शनल बैकग्राउंड प्रोसेस के बिना भी अपना नॉर्मल काम कर सकता है, पर मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस के बिना नहीं कर सकता है, यानी ये प्रोसेसेस हमेशा चलें ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस की। ओरेकल 9i के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 5 मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती हैं: DBWR, LGWR, CKPT, PMON और SMON। और अगर हम बात करें 19C की, तो 19C के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से 10 से भी ज़्यादा मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती हैं। इसमें से DBWR, LGWR, CKPT, PMON, SMON को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और 19C के हिसाब से जो ऑप्शनल बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं उनको भी हम नेक्स्ट या फिर पार्ट 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जिनका हम इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियोज़ में बार बार यूज़ करेंगे। और इन टर्म्स को समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। इस एग्जांपल में एक कोई यूज़र या कोई आदमी है और पहले स्टेप में वो ATM में जाता है और अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करता है। फिर स्टेप 2 में वो अपने अकाउंट से 5000 रुपीज़ विड्रॉ करता है। पहले उसका बैलेंस 15,000 था और ये 5000 विड्रॉ करने के बाद उसका करंट बैलेंस हो जाता है 10,000 रुपीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बफर्स की। बफर्स 2 टाइप्स के होते हैं, डेटाबेस और रीडू बफर्स। बफर्स होते हैं ब्लॉक्स ऑफ डेटा जो कि मेमोरी यानी रैम में स्टोर होते हैं। और ये मेमोरी में स्टोर क्यों होते हैं, एक ये लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। ये डेटा मेमोरी में स्टोर इसलिए किया जाता है क्योंकि मेमोरी में डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस की स्पीड रफली 1000 फास्टर होती है इन कंपेरिजन टू कि अगर हम उसी ऑपरेशन को हार्ड डिस्क में करें। तो हमारे एग्जांपल में जब यूज़र ने अपना बैलेंस चेक किया तब डेटाबेस में उसका वो ब्लॉक जिसमें उसका बैलेंस स्टोर था
50,000 रुपीज़, वो ब्लॉक कॉपी होकर के डेटाबेस बफर कैशे में आता है। और जब यूज़र ने अपना बैलेंस चेक किया तब इस बफर से वो इन्फॉर्मेशन फेच होकर यूज़र को एटीएम स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है कि उसका करंट बैलेंस 15,000 रुपीज़ है। और रीडू बफर में स्टोर होती है चेंज की इन्फॉर्मेशन। चेंज यानी 5,000 रुपीज़ का विड्रॉ है, -5,000 ही चेंज है, तो ये 5,000 विड्रॉल वाली इन्फॉर्मेशन रीडू लॉग बफर में स्टोर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डर्टी बफर की। जब यूज़र ने 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किया तो जिस ब्लॉक में उसका बैलेंस था उसको मॉडिफाई करके उसका बैलेंस अपडेट कर दिया गया है। पर ये इन्फॉर्मेशन, ये जो अभी चेंज हुआ है, ये बफर में हुआ है, मतलब बफर वाले ब्लॉक में, डेटा फाइल वाले ब्लॉक में चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक डेटा फाइल्स में लिखी नहीं गई है। और जब तक बफर की इन्फॉर्मेशन डेटा फाइल से डिफरेंट होती है तब तक वो बफर कहलाता है डर्टी बफर। जब बफर की इन्फॉर्मेशन डेटा फाइल से मैच हो जाती है तो बफर वो वापस फिर से नॉर्मल बफर या फिर क्लीन बफर हो जाता है। सर्वर प्रोसेस को हम एक रेस्टोरेंट के वेटर से कंपेयर कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट लेता है कस्टमर से और फिर उस कस्टमर की जगह किचन में जाता है और फिर वहाँ से खाना ले आता है और कस्टमर को सर्व कर देता है। ठीक वैसे ही सर्वर प्रोसेस यूज़र्स की रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और फिर उस रिक्वेस्ट के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है वो डेटा को डेटा फाइल से बफर से उठा कर लाता है और यूज़र को डिस्प्ले कर देता है। अब हम बात करते हैं टेबल स्पेसेस की। डेटाबेस का सारा डेटा टेबल स्पेसेस में स्टोर होता है और एक या एक से ज़्यादा डेटा फाइल से मिलकर बनता है टेबल स्पेस। टेबल स्पेस बेसिकली डेटा फाइल्स को लॉजिकली ग्रुप करने के लिए होता है और हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस इज मेड आउट ऑफ टेबल स्पेसेस और टेबल स्पेसेस इज मेड आउट ऑफ डेटा फाइल्स। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि टेबल स्पेस 1 इज़ मेड ऑफ डेटा फाइल 1 एंड डेटा फाइल 2 और ये टेबल स्पेस 2 बना है डेटा फाइल 3, डेटा फाइल 4 और डेटा फाइल 5 से। रीडू डेटा, हमारे एटीएम वाले एग्जांपल में यूज़र ने 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किए थे। अब ये जो भी चेंज हुआ है यानी कि 5,000 का विड्रॉ किया वही रीडू डेटा या रीडू इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन सर्वर प्रोसेस रीडू लॉग बफर में स्टोर करता है। क्रैश यानी डेटाबेस या फिर डेटाबेस जिस कंप्यूटर पर चलता है उसका एबनॉर्मली बंद हो जाए ना, किसी भी रीज़न से, जैसे कि पावर इशू, हार्ड डिस्क इशू या फिर डेटाबेस की किसी प्रोसेस का किसी यूज़र से किल हो जाना, इस डेटाबेस को एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाने को हम क्रैश कहते हैं। फिर हम बात करते हैं रिकवरी की। रिकवरी यानी कि क्रैश होने के बाद जब डेटाबेस स्टार्ट होता है तो वो ट्रांजैक्शंस जो कि डेटा फाइल के डेटाबेस के मेमोरी में स्टोर होते हैं ना, उन ट्रांजैक्शंस को वापस रिकवर करना जो कि इनकम्प्लीट हुए थे क्योंकि जो चल रहे थे वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुए थे, उन ट्रांजैक्शंस को रिकवर करना या फिर रोल बैक करना, उस प्रोसेस को हम रिकवरी कहते हैं। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पहली बैकग्राउंड प्रोसेस की तरफ जो कि है हमारी DBWR यानी डेटाबेस राइटर बैकग्राउंड प्रोसेस। और DB राइटर का काम है डेटाबेस बफर कैशे से डर्टी बफर को रीड करना और वो जो चेंज ब्लॉक्स हैं यानी डर्टी बफर्स हैं उनको डेटा फाइल्स में लिख देना। तो जैसे कि पहले बताया था DBWR का काम है डेटाबेस बफर कैशे में मौजूद डर्टी ब्लॉक्स को डेटा फाइल में लिखना। DB राइटर प्रोसेस एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं और उनका काउंट हम सेट कर सकते हैं DB राइटर प्रोसेसेस पैरामीटर यूज़ करके। तो अब तक हम जान चुके हैं कि DB राइटर का काम क्या है, DBWR का काम क्या है, लिखना। और अब हम देखते हैं कि DBWR प्रोसेस किस कंडीशन पर लिखती है। तो उसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो है चेक पॉइंट। जब भी चेक पॉइंट इवेंट होती है और तब DBWR लिखती है। चेक पॉइंट की डिटेल हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। और DBWR तब भी लिखती है जब कोई टेबल स्पेस का स्टेटस ऑनलाइन से चेंज होकर के रीड ओनली या फिर ऑफलाइन होता है, तब उस टेबल स्पेस से रिलेटेड सारे डर्टी बफर्स को DBWR प्रोसेस डेटा फाइल में लिख देती है। और इसके अलावा जब डेटाबेस बफर कैशे में फ्री बफर्स का नंबर ओरेकल की एक इंटरनली डिफाइंड, ओरेकल ने एक इंटरनली एक नंबर डिफाइन कर रखा कि इससे कम अगर डेटाबेस बफर कैशे में फ्री बफर्स हैं तो
DBWR लिखेगी और डर्टी बफर्स को डेटा फाइल्स में लिखेगी ताकि हमारे बफर्स क्लीन हो जाएं, जिससे कि हम उसे दोबारा यूज़ कर पाएँ। LGWR यानी लॉग राइटर। हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स में सर्वर प्रोसेस के बारे में देखा था, जिसका काम होता है यूज़र के बिहाफ पर डेटा को फेच करना और शो करना। इसी सर्वर प्रोसेस का एक काम ये भी होता है कि रीडू डेटा जनरेट होता है, उस डेटा को रीडू लॉग बफर में लिखना, और जो हमारी LGWR प्रोसेस है वो इस रीडू लॉग बफर को रीड करेगी और फिर उस रीडू की इंफॉर्मेशन को लिख देगी रीडू लॉग फाइल्स में। यहाँ इस डायग्राम में हम रीडू लॉग फाइल्स दो एरिया में स्प्रेड दिख रहे हैं, FRA और डेटाबेस एरिया में। ये इसलिए क्योंकि रीडू लॉग फाइल्स को हमने मल्टीप्लेक्स कर रखा है, यानी एक ही फाइल्स की दो कॉपीज़ मेंटेन करते हैं, एक कॉपी FRA फास्ट रिकवरी एरिया और दूसरी जहाँ पे डेटा फाइल्स यानी डेटाबेस एरिया को उन जगह पे स्टोर होती है। तो LGWR का काम है रीडू डेटा को लॉग बफर से रीड करना और रीडू लॉग फाइल्स में लिख देना, और ये जब भी रन करती है तो इसके लास्ट रन के बाद से जितना भी रीडू डेटा जनरेट हुआ है उस सारे रीडू डेटा को रीडू लॉग फाइल्स में लिख देती है। अब हम देखते हैं वो कंडीशंस जब LGWR लिखती है। जब भी कोई यूज़र इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कमांड चलाता है और उस ट्रांजैक्शन को कमिट करता है, तो वो डेटाबेस से ये बोलता है कि इस ट्रांजैक्शन को परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर कर दो। मैं इस ट्रांजैक्शन से जो चेंजेस हुए हैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ, और अगर वो यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रोल बैक चला करके चेंजेस को रोल बैक भी कर सकता है। तो जब भी कोई यूज़र कमिट कमांड चलाता है तो LGWR प्रोसेस रीडू चेंजेस को, जो भी रीडू के चेंजेस हैं उस प्रोसेस रिलेटेड, उन सबको रीडू लॉग बफर से रीड करके रीडू लॉग फाइल्स में लिख देता है। जब भी कोई यूज़र मैनुअली लॉग स्विच यानी कि ऑल्टर सिस्टम से लॉग फाइल कमांड चलाता है तो भी LGWR प्रोसेस रीडू डेटा को रीडू लॉग फाइल में लिखता है। या फिर जब रीडू लॉग बफर 1/3 फिल हो जाए या फिर उसमें 1 MB से ज़्यादा रीडू डेटा हो जाए तो भी LGWR को रीडू डेटा को रीडू लॉग फाइल में लिखना होता है। इसके अलावा जब DBWR प्रोसेस को डर्टी ब्लॉक्स लिखना होता है तो LGWR प्रोसेस उन डर्टी ब्लॉक्स से रीडू रिकॉर्ड्स को रीडू लॉग फाइल्स में लिखती है। जब LGWR लिखने का काम ख़त्म कर लेती है तभी DBWR प्रोसेस लिखना चालू करती है। मैं रिपीट करता हूँ कि जब DBWR प्रोसेस को कुछ डर्टी ब्लॉक्स को लिखना होता है किसी भी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर, तो उन डर्टी ब्लॉक्स से रिलेटेड जितने भी रीडू रिकॉर्ड्स हमारे रीडू लॉग बफर में प्रेजेंट है, उन रीडू रिकॉर्ड्स को LGWR वहाँ से उठा करके रीडू लॉग फाइल में लिखेगा, और जब LGWR का काम कंप्लीट हो जाएगा तभी DBWR उन डर्टी ब्लॉक्स को डेटा फाइल्स में लिखेगी। अब हम बात करते हैं चेक पॉइंट की। चेक पॉइंट क्या है? अगर हम आसान शब्दों में कहें तो चेक पॉइंट एक तरह का बुकमार्क है जो हम किताब में यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए हमने कहाँ तक, कोई किताब अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था और अब हमें आगे कहाँ से पढ़ना है। हम ये काम बुकमार्क के बिना भी कर सकते हैं, पेजेस को पढ़कर और फिर ये याद करके कि हमने यहाँ तक पढ़ा था या नहीं। पर बुकमार्क हमारा टाइम सेव करता है, कुछ ऐसा ही रोल है चेक पॉइंट्स का। तो चेक पॉइंट इज़ लाइक अ सिंक्रोनाइजेशन इवेंट, मतलब चेक पॉइंट ये इंश्योर करता है कि वो बफर का डेटा यानी मेमोरी का डेटा रेगुलरली मैच होता जा रहा है हार्ड डिस्क यानी रीडू लॉग फाइल्स और डेटा फाइल से। तो चेक पॉइंट होने से होता क्या है? जब भी चेक पॉइंट होता है तो कुछ या फिर सारे डर्टी बफर्स को डेटा फाइल्स में लिख दिया जाता है, जिससे इस बात की गारंटी हो जाए कि इस चेक पॉइंट से पहले का सारा डेटा अब मेमोरी की जगह हार्ड डिस्क में पहुंच चुका है। मेमोरी यानी कि बफर्स, तो बफर्स में डेटा ना प्रेजेंट हो करके अब हमारा डेटा फाइल्स में प्रेजेंट है, यानी कि हम बात करें तो डेटा फाइल्स में या फिर ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स में। चेक पॉइंट वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है जो रीडू लॉग फाइल की रिकवरी, जहाँ से रीडू लॉग फाइल की रिकवरी स्टार्ट होगी इन केस ऑफ एनी डेटाबेस क्रैश और एबनॉर्मल शटडाउन। चेक पॉइंट की मदद से रिकवरी में लगने वाला टाइम भी कम होता है क्योंकि हमें पता होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से हमारी इंस्टेंस की रिकवरी स्टार्ट होगी। साथ ही चेक पॉइंट ये सुनिश्चित करता है कि डर्टी बफर्स डेटाबेस में रेगुलरली लिखे जा रहे हैं।
अब हम बात करते हैं CKPT यानी चेक पॉइंट बैकग्राउंड प्रोसेस की। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, CKPT प्रोसेस क्या करती है, अपडेट करती है डेटा फाइल्स के हेडर को, जिससे हम मेटा डेटा भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा CKPT प्रोसेस अपडेट करती है कंट्रोल फाइल को। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कंट्रोल फाइल भी रीडू लॉग फाइल की तरह दो एरिया में स्प्रेड दिख रही है, FRA और डेटाबेस एरिया में। ये इसलिए क्योंकि कंट्रोल फाइल भी रीडू लॉग फाइल्स की तरह मल्टीप्लेक्स होती हैं, यानी कंट्रोल फाइल की दो या दो से ज़्यादा कॉपीज़ मेंटेन करते हैं। एक कॉपी FRA और दूसरी डेटाबेस एरिया में रहती हैं। और अगर हमने दो से ज़्यादा कॉपीज़ कॉन्फ़िगर कर रही हैं तो हम थर्ड कॉपी को किसी भी लोकेशन पे रख सकते हैं। और ये मल्टीप्लेक्सिंग हम करते हैं ताकि अगर किसी भी वजह से एक फ़ाइल डिलीट हो जाए तो दूसरी फाइल से डेटाबेस का काम चलता रहे। तो हमने देखा कि CKPT कंट्रोल फाइल और डेटा फाइल हेडर को अपडेट करती है, और इसके अलावा डेटाबेस राइटर बैकग्राउंड प्रोसेस को सिग्नल करता है कि वो अपना काम करे, यानी डेटाबेस बफर कैशे से डेटा रीड करे और डेटा फाइल में लिखे। तो CKPT का काम है कंट्रोल फाइल में अपडेट करना कंट्रोल फाइल की चेक पॉइंट की इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ डेटा फाइल हेडर में अपडेट करना चेक पॉइंट की इन्फॉर्मेशन, और DBWR को ये सिग्नल करना कि वो डर्टी बफर्स को डेटा फाइल में लिखे। चेक पॉइंट काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फुल, इंक्रीमेंटल, थ्रेड, टेबल स्पेस और डेटा फाइल। फुल चेक पॉइंट तब होता है जब कि एग्जाम्पल के तौर पर माने हम तो डेटाबेस का शटडाउन या फिर किसी यूज़र ने ऑल्टर सिस्टम चेक पॉइंट कमांड चलाई है और इसमें सारे के सारे डर्टी बफर्स को डेटा फाइल्स में लिख दिया जाता है। इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट में सिर्फ कुछ डर्टी बफर्स को डेटा फाइल में लिखा जाता है और इसकी मदद से हम रिड्यूस करते हैं वो टाइम जो कि फुल चेक पॉइंट में लगने वाला है। थ्रेड चेक पॉइंट ये रैक में होता है। हर इंस्टेंस की अपनी CKPT प्रोसेस होती है जो कि उस इंस्टेंस के डर्टी बफर्स को लिखने के लिए बोलती है। टेबल स्पेस और डेटा फाइल चेक पॉइंट तब होते हैं जब कोई टेबल स्पेस या डेटा फाइल बैकअप मोड में जाती है। PMON यानी प्रोसेस मॉनिटर बैकग्राउंड प्रोसेस, और इसका काम है कुछ टाइम इंटरवल के बाद स्कैन करना यूज़र प्रोसेसेस को ताकि पता चल सके कोई प्रोसेस एबनॉर्मली टर्मिनेट हो तो नहीं गई। PMON का मेन वर्क है मॉनिटर और क्लीन करना प्रोसेसेस को जबकि कोई यूज़र का सेशन एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए। ये परफॉर्म करता है जब भी कोई यूज़र की प्रोसेस एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाती है, तो उस केस में ये यहाँ जो अब बताए जा रहे हैं वो टास्क को परफॉर्म करता है। उस प्रोसेस से रिलेटेड बेटा बफर कैशे की प्रोसेस को क्लीन करना और रिलीज़ करना रिसोर्सेज को जो कि उस यूज़र प्रोसेस ने यूज़ कर रखे थे, रिलीज़ करना टेबल या रो लेवल लॉक्स, उस टर्मिनेटेड प्रोसेस की प्रोसेस आईडी को रिमूव करना। साथ ही PMON का काम है डिटेक्ट करना किसी दूसरी बैकग्राउंड प्रोसेस अगर टर्मिनेट हो जाए तो उस बात को डिटेक्ट करना। इसके अलावा अगर कोई सर्वर प्रोसेस एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए तो उसके ट्रांजैक्शंस को PMON रिकवर करता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम मॉनिटर यानी कि SMON बैकग्राउंड प्रोसेस की। SMON के पास बहुत सारे सिस्टम लेवल के टास्क होते हैं, जैसे कि टेम्परेरी सेगमेंट्स को क्लीन करना, अनडू सेगमेंट्स को मेंटेन करना, डेटा डिक्शनरी को क्लीन अप करना और SCN को मेंटेन करना। तो SMON का काम है बहुत सारे सिस्टम लेवल के क्लीन अप टास्क, और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है इंस्टेंस रिकवरी करना अगर ज़रूरत पड़े तो। जैसे कि इंस्टेंस बंद हो जाए, जैसे कि हमने या फिर किसी ने शटडाउन अबार्ट चला दिया तो उसे हम कहते हैं क्रैश। तो उस केस में जब डेटाबेस अप होगा तो उसके जो भी कमिटेड ट्रांजैक्शंस को डेटा फाइल में लिखना और अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस को रूल करना, ये SMON का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। और इंस्टेंस रिकवरी में SMON करता है रीड लॉग फाइल के चेंजेस को रोल फॉरवर्ड करना, यानी कि डेटाबेस में अप्लाई कर देना, डेटाबेस को ओपन करना ताकि यूज़र डेटाबेस को यूज़ कर सकें, और अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस का रोल बैक करना। और इसके अलावा SMON का काम है अनडू डेटा को क्लीन करना, यानी अगर कोई नॉन रिक्वायर्ड अनडू डेटा हो तो उसे रिमूव कर देना। और SMON की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेम्परेरी स्पेस को एलोकेट और रिक्लेम करने की। अगर किसी क्वेरी को टेम्परेरी स्पेस की ज़रूरत हो तो उसे एलोकेट करना और फिर काम कंप्लीट होने के बाद उसे डी एलोकेट करना SMON का काम होता है। तो इसी के साथ बैकग्राउंड प्रोसेस का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम रिमेनिंग प्रोसेस को पार्ट 2 और पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।